हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस पॉइंट में मैं आज आपको क्या क्या बताऊंगा, या आज की इस चर्चा में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, अर्थात परागकण स्त्रीकेसर अंतर क्रिया। इसके नाम अलग अलग मिलते हैं, तो नाम से आप घबराएंगे नहीं। एनसीईआरटी में इसी को लिखते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण लिखते हैं। ठीक है, या पारस्परिक क्रिया भी कह देते हैं इसको। किसका किसका? पराग स्त्रीकेसर, पोलन पिस्टिल ऐसा बोलेंगे, पोलन परागकण पिस्टल स्त्रीकेसर इंट्रैक्शन। ठीक है, इसी को और दूसरे नाम से जाना गया है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से जाना गया है, स्व अनिषेक जन्यता या स्व अनिश्चयता के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आज का होता है। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन भी बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग भ्रूण पोष एम्ब्रियो सेक का, एंडोस्पर्म का निर्माण, एंड देन एंडोस्पर्म का निर्माण। उसके बाद में बताऊंगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर समय रहा तो आगे पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मैंने पहले ही कहा कि मैं सीजी और छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है पाठ्यक्रम, भले ये भी सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से के अनुसार ये आगे बढ़ रही है या चल रही है। तो इसमें एनसीईआरटी में ये लिखते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा नाम से स्पष्ट है कि आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसका स्टडी करते हैं तो हमको ये मिलता है कि जितने भी प्रकार के प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, जितने भी प्रकार के पौधे की प्रजातियां पाई जाती है, सबके वर्तिकाग्र पर अर्थात स्टिग्मा पर उसी प्रजाति के, उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन अर्थात परागकण का जर्मिनेशन होता है, संभव होता है। आप जानते हैं ये बात, ठीक है ना। मतलब एक ही जाति के पौधे के फूल में उपस्थित परागकण का, पोलन ग्रेन्स का उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाना या अर्थात जर्मिनेट होना, ये आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ को कि जो स्टिग्मा होता है उस पर केवल और केवल कोई विशिष्ट पोलन ग्रेन, कोई स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट होता है। ठीक है, और कोई दूसरा पोलन ग्रेन अगर आ गया उस स्टिग्मा में तो वो नष्ट हो जाता है। क्लियर है? अर्थात उस प्रक्रिया को जिसमें वो अपने विशेष परागकण के लिए ही अनुराग रखता है, अनुराग रखता है मतलब मिलन की इच्छा रखता है, वो कहलाता है कॉम्पेटिबिलिटी या निषेक जन्यता कहलाता है। क्लियर है? कॉम्पेटिबिलिटी पहले समझिए, इनकॉम्पेटिबिलिटी आपको बाद में समझ में आएगा। पहले कॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, जैसा भी मैंने कहा आपको कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार के परागकण क्या होता है, स्पेसिफिक परागकण, पोलन ग्रेन, स्पेसिफिक पोलन ग्रेन। ठीक है, ये स्पेसिफिक जो विशिष्ट प्रकार के पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन किस पे जाता है? उसी फ्लावर के, उसी पुष्प के स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा में जाता है। ठीक है, अर्थात इसके प्रति वो बंधुता रखता है। इसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी या निषेक जन्यता कहते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहाँ पर पोलिनेशन की क्रिया हो भी जाए। व्हाट डू मीन बाई पोलिनेशन? मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया था पोलिनेशन की क्रिया में
जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा तक जाता है, जाने की उस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्पेसिफिक जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा तक तो पहुँच गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी अदर फैक्टर के कारण, किसी और दूसरे कारण से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होना है वो नहीं हो पाता। जब वो नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तब उसको कहते हैं हम इनकॉम्पेटिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं अनिषेक जन्यता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जन्यता कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं जो पिस्टिल होता है, जिसको आप लोग स्त्री कैंसर कहते हैं। ठीक है, उसमें जो कार्य करने का ढंग है वो विशिष्ट प्रकार के कार्य करती है, अर्थात वो सिर्फ उसी परागकण या पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ आने देती है जिस पोलन ग्रेन को उसी पुष्प में उन्होंने महसूस किया या देखा है। कहने का मतलब एक ही पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा तक जा सकता है, तभी जाकर पॉलिनेशन एंड देन लास्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। क्लियर है, समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब कोई दूसरा परागकण तो आता है वहाँ पर, पोलन ग्रेन तो आता है, पोलन ग्रेन डिस्चार्ज भी वहाँ पर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फीमेल गैमेट के साथ में मिलकर वो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाता। उस स्थिति को ही हम लोग कहेंगे यहाँ पर इनकम्पेटिबल या अनिषेक जन्य कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के प्रति अनिषेक जन्य होता है ऐसा कहेंगे। ठीक है, और उस प्रक्रिया को जिसमें दोनों निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर पाता उसको लैंगिक अनिषेक जन्यता कहेंगे। ठीक है, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बाद में इसका डेफिनेशन भी ये बन जाता है कि जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, जैसा हेडिंग ये है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं ना। तो ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है या वह प्रोसेस है जिसके कारण किसी प्लांट के द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया के बाद भी फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वह प्रोसेस है जिसके कारण किसी प्लांट के द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन और बीज अर्थात सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये कहलाता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लियर होगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैक्यूबिन एंड डिकिंसन। ठीक है, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे 1977 के लगभग। इन्होंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेसिटी जिस प्लांट में होती है उसके 66 फैमिली, स्वपरागण उसमें होता है, उसके 66 फैमिली में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। क्लियर है, मैंने कई कुल ऐसे मिलेंगे, कई कुल में 66 नाम बताया गया है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा लेकिन क्या पाया जाएगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर समझ में नहीं आया होगा या लगता है कि डाउट है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उम्मीद करूँगा कि आप अगर वीडियो बार बार देखते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आता है इसमें मैंने जैसा कहा था स्टार्ट में कि मैं आज 2-3 टॉपिक इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें मिलता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और निषेचन किसे कहेंगे, निषेचन। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है पॉलिनेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद में वहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। ठीक है, अंकुरित होता है, फिर पोलन ट्यूब के माध्यम से, पराग नलिका के माध्यम से
फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचता है? फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। और ये फीमेल गैमेट के साथ में ये पोलन ग्रैंड मिलकर एक नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अर्थात मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में कंजुगेट होना। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये कॉन्जुगेशन को दर्शाता है, संयुग्मन को दर्शाता है, संलयन या मिलन को दर्शाता है, लेकिन मिलने से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाता है जाइगोट या युग्मनज कहलाता है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो ओव्यूल डेवलप होता है और वो ओव्यूल डेवलप होकर जाइगोट बना। चलो इसको मैं बता देता हूँ। जाइगोट बना तो जाइगोट के बाद में क्या डेवलप होगा? ओव्यूल काफी डेवलप होगा। ओव्यूल डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद में ये क्या बनाएगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? सीड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें नई संरचना बनेगी, न्यू स्ट्रक्चर बनेगा एम्ब्रियो का। सीड के अंदर, बीच के अंदर बनता है भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो से ओवरी, किससे? एम्ब्रियो से ओवरी क्या होगा? डेवलप होगा। और ओवरी जब डेवलप हो जाएगी तो ये देगी फ्रूट। फ्रूट्स देंगे। क्या देंगे? फ्रूट्स देंगे। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन की शुरुआती प्रक्रिया। आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, इस ग्राफ को, इस लाइन को आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सरल शब्दों में फर्टिलाइजेशन, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करना। क्लियर है? अब मैं बताता हूँ आपको स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करता है तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से चरण बनते हैं जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसमें अगर कुछ आता है तो वो होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, अर्थात परागकण का अंकुरण होता है। किसका अंकुरण होता है? परागकण का अंकुरण होता है। अब कैसे होता है भी ये परागकण का अंकुरण? सिंपल सी बात है, जर्मिनेशन की बात है तो कैसे होगा? जो पोलन ग्रेन होता है वो किसी एजेंट के माध्यम से, कोई पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन किसी एजेंट या अपने आप सेल्फ, अगर पोलिनेशन है तो पोलन ग्रेन एजेंट और सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा, स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचता है। ठीक है, स्टिग्मा में पहुंचने के पश्चात ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के बाद में, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के बाद में, जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलता है, इसको अच्छा उचित वातावरण मिलता है, तब जाके ये आकार में बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज साइज। किसका आकार बढ़ता है? परागकण का आकार बढ़ता है। किस जगह पर बढ़ता है? स्टिग्मा पर बढ़ता है। ठीक है, जब इसका आकार बढ़ता है तब जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, उसमें जो छिद्र पाई जाती है, कौन सा छिद्र का नाम मैंने पोलन ग्रेन में बताया था आपको। ठीक है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो एक्साइन। एक्साइन के बाद में भीतर की तरफ अगर जाते जाएंगे तो इंटाइन होता है, और वो इंटाइन में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जर्मपोर। कौन सा छिद्र होता है? जर्मपोर होता है। जर्मपोर से ही जो पोलन ग्रेन होता है, जर्मपोर से ही पोलन ग्रेन जो होता है इसकी बाहरी दीवार में जाता है। जर्मपोर मतलब एक छिद्र हो गया। कौन जाता है? इंटाइन। इंटाइन का सीधा कनेक्शन कहाँ पर होता है? एक्साइन से। कहाँ पर होता है? एक्साइन से होता है, बाहरी संरचना से होता है। अब क्या होता है,
इंटाइन से शुरू होकर एक कलिका नुमा संरचना निकलती है, न्यू बड्स निकलती है, और वो बड्स टिब्यूलर शेप में, टिब्यूलर शेप में बड़ी होती जाती है, ग्रोथ करते जाती है, ठीक है। और उस ग्रोथ करने वाली स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब होता है, ये स्टिग्मा से होकर स्टाइल में प्रवेश करती है, ठीक है। स्टाइल से एपिकल पार्ट में प्रवेश करती है। एपिकल मतलब उसका जो शीर्षस्थ भाग होगा अंडाशय का, वहाँ पर प्रवेश करेगी, एपिकल पार्ट में प्रवेश करेगी। एपिकल पार्ट में जो साइटोप्लाज्म मिलता है, इसके लिए जो फूड मटेरियल के रूप में काम करेगा, वहाँ पर पोषण प्रदान करने वाले मटेरियल के रूप में काम करेगा लिविंग साइटोप्लाज्मा। जीवित कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य होगा यहाँ पर, कोशिका द्रव्य जो होगा, ठीक है, वो माइक्रो उसको पार करती है, लिविंग साइटोप्लाज्मा के पास में आ जाती है, फिर माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है। कहाँ पर बढ़ती है ये? माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है। कहाँ जाएगी ये? लिविंग साइटोप्लाज्मा से माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आप लोग पढ़े हैं सूक्ष्म द्वार, माइक्रोपाइल की ओर आएगी। माइक्रोपाइल की जो संरचना है वो धीरे धीरे करके एक कैलस नामक पदार्थ के द्वारा सील कर दिया जाता है पहले, ठीक है। खाली भाग क्या होगा? सील हो जाएगा, पैक्ड हो जाएगा। उस दौरान क्या होगा? जो पोलन ग्रेन होगा वो मोनो साइफोनस, या जिसको हम लोग कहते हैं एक नलिकी होगा, ठीक है। कुछ फैमिली का नाम आता है इसमें, जैसे मालवेशी, ठीक है, उसमें पॉलीसाइफोनस होता है, अर्थात बहुनलिका बनता है उसमें। और ऐसा माना जाता है कि जो पोलन ग्रंथ्स होता है उसके अंकुरण में पाए जाने वाले, ठीक है, उनमें जो पाया जाता है फूड मटेरियल, वो स्टिग्मा के द्वारा उत्पादित सुगर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो आप पहुंच गए माइक्रोपाइल तक। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन है। उसके बाद में आता है इसमें सेकेंड पॉइंट आता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पहले लिखता हूँ, कोर्स ऑफ पोलिनेशन, पोलन ट्यूब ऐसा बोलते हैं, कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब, कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। ये सेकेंड पॉइंट होता है। पराग नलिका का पथ कहाँ से पथ शुरू हुआ? पराग नलिका का क्या पथ बना? आपको समझ में आ गया होगा, स्टिग्मा से स्टाइल में गया, ठीक है ना। और जो स्टाइल रहता है, इसको मैं बोल रहा हूँ ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब का जो स्टाइल रहता है, वो स्टाइल किसी में छोटी होती है, किसी में लंबी होती है, ठीक है। तो जो स्टाइल होगा वो सॉलिड अवस्था में भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, मतलब ठोस भी हो सकती है और खोखली भी हो सकती है, ठीक है। तो पराग पोलन ट्यूब यहाँ पर जो बना हुआ है वो लगातार इसमें ग्रोथ करेगा, ठीक है। स्टाइल की सेल के बीच से होकर जाती जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पर भरा हुआ ठोस है, ठीक है, ठोस है तो उसके बीच से प्रवेश करेगी। खोखली है, ठोस से खोखली में प्रवेश करेगी, जहाँ पर म्यूसिलिनस या फिर चिपचिपे श्लेष्म पदार्थ भरे हुए रहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा वो एम्ब्रियो सैक में प्रविष्ट करती है माइक्रोपाइल से होकर। इस प्रक्रिया में होता है नलिका का पथ। आपको पता चल गया पथ, ठीक है। अब इसमें फिर वही लिखूंगा मैं, स्टिग्मा से स्टाइल में गई, ठीक है। और स्टाइल टू टाइप्स का, एक होगा सॉलिड एंड हॉलो, खोखला, ठीक है। उसको पार करते हुए जाएगी। जो खोखली होगी ना, उसमें म्यूसिलेजिनस मटेरियल होगा, चिपचिपे पदार्थ होंगे इसमें। उसके द्वारा कहाँ पर प्रवेश करेगी? सीधे सीधे एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक में जाएगी और वहाँ पर एम्ब्रियो सैक में पहुँचने की प्रक्रिया को, एम्ब्रियो सैक में पहुँचने की प्रक्रिया को कौन पहुँच रहा है? पराग नलिका, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम है पोरोगैमी, पोरोगैमी।
गैमी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर कैल्जा से होकर जब वो ऊपर बीजांड की संरचना में कैल्जा से होकर वो नीचे प्रवेश करते रहती है ओज़रवान, उसको कैलेजोगेमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? कैलेजोगेमी कहते हैं। तो देखिए मैं इसको आपको बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। आपको एक बीजांड की संरचना जो मैंने बताया था उसके आधार पर एक स्ट्रक्चर बनाने होंगे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये इसका नाम हम लोग देते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसा कहा अभी कि परागकण का अंकुरण होता है जब यहाँ पर कोई पोलन ग्रेन आता है पहले, ठीक है। आता है यहाँ पर उपस्थित जो खाद्य पदार्थ रहता है, ऐसा अभी एक्सप्लेनेशन में आपने सुना कि इसमें कुछ शर्करा युक्त पदार्थ रहता है जिसको ये अवशोषित करती है, ग्रहण करती है, और ग्रहण करके जो परागकण का इंटाइन होता है वो कलिका के रूप में बाहर एक्साइन से बाहर निकलती है, ठीक है। और ये जो परागकण है धीरे धीरे करके डेवलप होते जाती है, डेवलप होते जाएगी, ये ऐसा एक सूक्ष्म कलिका बनाते जाएगी, ठीक है। कलिका बढ़ते जाएगी, ऐसा बढ़ते जाएगी, और एक समय आएगा कि ये जो कलिका होगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ऐसे लंबी नलिका बना लेगी। ये इस प्रकार की नलिका का फॉर्मेशन करती है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये हो गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉरी, पोलन ग्रैन, ठीक है। परागकण के दाने, इसी को बोलते हैं हम लोग मेल गैमिट, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये पूरा अंडाशय का भाग है, पिस्टिल है, क्लियर है। और सवाल ये उठता है कि परागकण कहाँ से आया? तो परागकण इसी में लगा हुआ परागकण था। ये परागकण, ये हो गया आपका फिलामेंट, और ये हो गया आपका परागकण, ठीक है। ये एंथर होगा। यहाँ से पोलन ग्रेन इसकी स्फुटन के बाद अंदर प्रवेश यहाँ पर आता है। आने के बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, एक नलिका का निर्माण होता है। और आप बीजांड की संरचना में इस प्रकार की संरचना पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो। इस संरचना में यहाँ पर की जो संरचना आती है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं सूक्ष्म द्वार कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म द्वार करते हैं। सूक्ष्म द्वार से अंदर एक नलिका प्रवेश करती है, इस नलिका का नाम होता है पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इस संरचना का नाम है फिलामेंट। कितना नाम लिखूं, उतना जितना लिखूं उतना कम है, लिख देता हूं। इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। ये जो संरचना है ये स्टिग्मा हो गया, और ये जो संरचना है ये कहलाएगा स्टाइल, ठीक है। अब इस संरचना को जहाँ पर इस आर्गन का निर्माण होता है, कौन से आर्गन का? फीमेल प्लांट का निर्माण होता है। इस संरचना को, ये वाली संरचना को, ये पूरे डार्क संरचना को, इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं इसको, ठीक है। ये पूरी फुली संरचना ओवरी कहलाती है, ठीक है। ओवरी अंडाशय, ठीक है। अंदर जो दिखाई देता है यहाँ पर जो संरचना दिखाई देगी आपको इस प्रकार से, ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। ऊपर आपको 3 सेल्स, नीचे आपके 1 2 3 सेल्स, बीच में सेकेंडरी न्यूसेलस एट्सेट्रा, क्लियर है ऐसा। तो ये जो अंदर की संरचना है ये कहलाएगा ओव्यूल, ठीक है। अब लगभग सारे इसमें आ चुके हैं। मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे? जब ये विकसित हो जाएगा तब इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये आंतरिक संरचना का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, क्लियर है। तो इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, अंकुरित हुआ, कलिका बनी, पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। दूसरा, पोलन ट्यूब का पथ, क्या पथ बनता है? स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से होता हुआ कहाँ पर प्रवेश करती है? वो सीधे बीजांड के अंदर ओव्यूल माइक्रोपाइल से होता हुआ अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद में बी के बाद में 3rd नंबर का पॉइंट इसमें आता है, तीसरे नंबर का इसमें पॉइंट आता है
एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रॉयडरी सैक, मतलब भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश में कौन प्रवेश कर रहा है? पराग नलिका प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब होता है, ये जो पोलन ट्यूब होता है, इसका जो बीजांड का जो अंतिम संरचना होता है, यहाँ पर होता है सिनर्जिड्स। क्या होता है? सिनर्जिड्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, सिनर्जिड्स और एक सेल के बीच से होकर, सिनर्जिड्स एंड एक सेल, दो सिनर्जिड्स और एक सेल के मिड से। ठीक है, के मिड से कहाँ प्रवेश करता है? सीधे सीधे एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है। ठीक है, वहाँ पर प्रवेश करता है और जो एग अपरेटस रहता है, मतलब अंड वाला उपकरण रहता है, एक सेल यहाँ से सिनर्जिड से प्रवेश किया, कहाँ पर? एग में आई। ठीक है, एग में आने के बाद क्या होता है, इसकी जो एसेसरी सेल्स होती है, जो सहायक कोशिकाएं होती है, वो नष्ट हो जाती है। और किसकी एसेसरी सेल? जो एग वाली सेल की जो सिनर्जिड्स है, ये आफ्टर द एंटर पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स विल बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो गया समझो, सिनर्जिड सहायक कोशिका। ठीक है, और डिस्ट्रॉय होकर क्या करती है? इसी को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें आता है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, तात्पर्य ये होता है इसका, नर युग्मक का स्वतंत्र होना। अब नर युग्मक स्वतंत्र कैसे होगा भाई? वो तो एक तक आ चुका है। ठीक है ना, अब यहीं से शुरू करेंगे ना। एम्ब्रॉयडरी सैक में जैसे ही पराग नली प्रवेश करती है, जो मेल गैमेट होता है वो उसका डिस्चार्ज होता है। कैसे डिस्चार्ज होता है? जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब के जो अग्रभाग होते हैं उसमें दो छिद्र बन जाते हैं, प्रत्येक छिद्र से एक नर युग्मक स्वतंत्र होता है। पोलन ट्यूब जो होता है ना, पोलन ट्यूब में एपिकल पार्ट ऑफ पोलन ट्यूब, एपिकल पार्ट ऑफ पोलन ट्यूब क्या बन जाएंगे? इसमें छिद्र बन जाएंगे। ये जो छिद्र बनता है, यहाँ से मेल गैमेट फ्री होंगे, मेल गैमेट फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, मेल गैमेट फ्री होंगे का मतलब होता है कि इसमें दो मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट का निर्माण होगा, 2 न्यूक्लियस युक्त। ठीक है, क्लियर है? 2 मेल गैमेट बनेंगे। इसमें से 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एक के साथ कंजुगेट होकर संलयित होगा, और दूसरा जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में होगा संलयित या कंजुगेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में या न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, तो एक इसके साथ में आया, ये मेल गैमेट एंथर, और एक मेल गैमेट इसके साथ में आया, तो ये हैप्लॉइड रहता है और ये एक भी हैप्लॉइड रहता है। दोनों के मिलने से 2n जाइगोट बनता है। और इसमें भी सेकेंडरी न्यूक्लियस ये पहले से द्विगुणित रहता है, और लेकिन ये हैप्लॉइड रहता है, तो दोनों के मिलने से यहाँ पर 3n प्रकार का जाइगोट बनता है। क्या बनता है? 3n प्रकार का जाइगोट बनता है। इसको बोलते हैं, जो 3n वाला बना, इसको त्रिसंलयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको त्रिसंलयन बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। तो फिफ्थ आता है इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए मेरे को पेज पलटना पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट 5वां नंबर का इसमें पॉइंट बनता है, अर्थात नर और मादा युग्मक का संयोजन। मैंने अभी इसमें बता दिया, तो मैं इसी में लिख देता हूँ फिफ्थ नंबर में। ये हो गया फिफ्थ। क्या लिखूँ मैं इसमें? फ्यूज़न लिख देता हूँ, फ्यूज़न। अब किसका फ्यूज़न हो रहा हो तो समझ ही रहे हैं आप, एक मेल गैमेट का
फीमेल गैमेट के साथ में संयोजन हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि एक के साथ में होता है, एक अगुणित रहता है, एन स्टेज में रहता है, एक के साथ में मिलकर 2n बनाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n स्टेज में रहता है, पहले ही द्विगुणित रहता है, और n के साथ में मिलकर 3n बनाता है। क्लियर है। अब इस संरचना में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि एक जो न्यूक्लियस है, मैं डबल फर्टिलाइजेशन भी बता रहा हूँ इसमें, याद रखिए। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा इसमें। तो द्विनिषेचन की तरफ जा रहा हूँ मैं, दोहरा निषेचन की तरफ जा रहा हूँ। पेपर में पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। आवृत्ति बीजी में दोहरा निषेचन कैसे होता है बताइए। तो दोहरा निषेचन कैसे हो रहा है इसमें, देखिए, एक जो पुमंग था पोलन ट्यूब से आकर जैसे ही एक के पास में आता है, वो डिस्चार्ज होता है, 2 पोलन ग्रेन बनाता है। कितने पोलन ग्रेन बनाता है? 2 पोलन ग्रेन बनाता है, याद रखिए हमेशा। ठीक है, मैं डबल फर्टिलाइजेशन बता रहा हूँ इसमें ना। 2 पोलन ग्रेन बनाया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। मैं ऐसे लिख दूँ क्या इसको, फर्स्ट, और इसको लिख देता हूँ सेकंड। 2 पोलन ग्रेन बनाया। ठीक है, एक पोलन ग्रेन जो होता है वो एक के साथ में पहले संलयित हो रहा है 2n, मतलब ये हो गया पहली, ये जो 2n बन रहा है मैं इसको नाम दे रहा हूँ A। एक जाइगोट बना यहाँ पर। ठीक है, जो डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी, दूसरा जो पोलन ग्रेन रहता है, ये दूसरा पोलन ग्रेन सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब आपको मैंने बताया था बीजांड की स्ट्रक्चर में कि बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसमें 2 न्यूक्लियस एक साथ मिलकर संरचना बनाते हैं, और बाद में गिनती में हम उसको 1 करते हैं, लेकिन वो हो जाता है पहले से 2n, क्योंकि 2 मिलता है इसलिए। और यहाँ पर एक होता है n अगुणित अवस्था में, तो दोनों मिलकर यहाँ पर बना लेता है 3n। अर्थात यहाँ पर एक पोलन ग्रेन से डिस्चार्ज होने के बाद 2 प्रकार के जाइगोट बनता है, A और B बनता है। तो 2 प्रकार के जाइगोट का बनना या 2 बार जाइगोट का बनना, ये कहलाता है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3n बनता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, ट्रिपल फ्यूज़न, त्रिक संलयन। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न या त्रिक संलयन बोलते हैं, याद रखेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे, किसे कहेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आवृत्ति बीजियों के और कोई दूसरे पादप समुदाय में नहीं पाया जाता, ऐसा बताया गया है। मतलब जितने भी प्रकार के आवृत्ति बीजी है सभी में ये डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, लेकिन दूसरे प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। क्लियर है। यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइज होते हुए आप देख रहे हैं, अर्थात 2 बार निषेचित होता हुआ आप देख रहे हैं। क्लियर है। और इस दौरान क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल्स होता है, ऊपर की तरफ जो एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है ये नष्ट हो जाती है। सिनर्जिड्स तो पहले ही नष्ट हो जाती है, बाद में एंटीपोडल सेल्स भी नष्ट हो जाती है। समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा सा महत्व भी पूछ देते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, क्या क्या महत्व है इसके। तो सभी आवृत्ति बीजी का एक प्रमुख कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है ये। ठीक है, इसमें ट्रिपल फ्यूज़न होता है। ठीक है ना, ट्रिपल फ्यूज़न के कारण, ये जो ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है ना 3n, इसी के कारण क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और यही भ्रूणपोष इसको पोषण प्रदान करता है बाद में, याद रखिए हमेशा। समझ में आया। नेक्स्ट में अगर आप जाएं और थोड़ा सोचें तो जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण है, भ्रूणपोष का जो निर्माण है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड न्यूक्लियस के बनने से होता है, के फ्यूजन से होता है। ठीक है, जिसके कारण एम्ब्रियो को अच्छे से अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाता है इसको। ठीक है, जितने भी प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें भ्रूणपोष का जो निर्माण है भ्रूण के बनने पर ही होता है, अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है तब होता है। ठीक है, अगर ये अनुपस्थित रहा, ये एब्सेंट रहा, कौन, भ्रूणपोष भ्रूण एब्सेंट रहा तो भ्रूणपोष का निर्माण रुक जाता है। क्लियर है। तो आपको शायद समझ में आया होगा मैंने क्या क्या बताया आज। बड़े अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझने की कोशिश कर लीजिए। मैंने बताया पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी पहले मैंने बताया, उस एंड देन मैंने बताया कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, एंड देन डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पर पहुँच के मेल गैमेट 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 बना लेता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड देन सेकंड। ठीक है, एंड देन लास्ट
फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसका संलयन होता है पहले एन के एक के साथ में, फिर बाद में 2n मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में सेकेंड न्यूक्लियस सेकेंड क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट के साथ में होता है। पहले बार होता है 2n द्विगुणित जाइगोट बनाता है, ठीक है, और दूसरे बार जब होता है तो वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, त्रिक संलयन कहलाता है, 3n वाला एंडोस्पर्म बनाता है, और यही बाद में आगे चलकर इसको पोषण प्रदान करता है। अगर ये नहीं बना तो इसको पोषण नहीं मिलता, बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में भी आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय।